Is she both a signing rapper? The champ is here. Is she Patel? Education lab. Yeah. Swapnil Patni. Come on. Hey Havli. Hey Chintu. स्वप्नील मेरा नाम, मेरे बड़े बड़े फैन हैं। आज जो मैं हूँ मॉम डैड की ये देन है। आईटी का सहारा और एसएम का है साथ। जिंदगी मेरी मैंने कर लिया बात। मेरे लेक्चर सुन लोग सीए बन जाते हैं। मोटिवेशन सुन अपनी जिंदगी बनाते हैं। कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, इसका के स्टार माने जाते हो। फाइनल को आप लॉ पढ़ाते हो, उसमें बच्चों को रैंक दिलाते हो। ये हावली कम ऑन। आओ सुनाऊं तुम्हें अपनी कहानी, जहां मैं हूँ स्वप्निल अंकिता मेरी रानी। शुरू की मैंने पुणे से कहानी, खोला 130 सेंटर जिससे निकले हैं रैंकर। सीना मेरा वो चौड़ा कर जाते हैं, लॉ में जब 85 लेके आते हैं। हाँ जी लॉ में जब 85 लेके आते हैं। ए चिंटी You want me to study at home. You want me to study at home. By my pen drive, my CDs. By my pen drive, my CDs. Yeah. अंकिता मेरा बड़ा साथ निभाती है। इंटर को वो लॉ पढ़ाती है, बच्चों को मेमोराइज कराती है, थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब बच्चे खुश हो जाते हैं लॉ में जब हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं। ये कम खुद की खुदाई और रब की दुहाई है। यूट्यूब में 30 लाख व्यू आई है। एसपी क्लास पूरे देश में छाई है। ये आज देश में छाई है। थोड़ा यूनिक और थोड़ा स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं यंग सुपरस्टार हूँ। आओ ना आओ मेरे क्लास में आओ, आके अपना फ्यूचर सीए में बनाओ। ये मैं तुम्हें बड़े मजे कराऊंगा, आंटी का नाम लेके तुम्हें सताऊंगा। हाँ जी सबको सताऊंगा। मजे में तुम पढ़ जाओगे, सीए में अब रैंक लेके आओगे। मेरे कलर बुक अब मेरी पहचान है। नोट्स हाँ जी बच्चों की जान है। स्वप्निल का अब इंडिया में नाम है। हाँ जी कमो इंडिया में नाम है। हाँ जी इंडिया में नाम है। हाँ जी इंडिया में नाम है। मेरे पास आओ तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा, जीने का अब सहारा बन जाऊंगा। चाह के भी तुम मुझे भूल न पाओगे। ये चाह के भी तुम मुझे भूल न पाओगे। सीए बन के मुझे थैंक्स बोलने आओगे। ये स्वप्निल पत्नी ए ढोकले
से सेक्शन के मुद्दे और एनसीएलटी को अप्लाई करेगा, एनसीएलटी पावर कौन से सेक्शन की यूज करेगा? 242 के यूज करेगा। और गलती से किसी डायरेक्टर को निकाल दे तो उसको वापस 5 साल तक के लिए लेंगे, ऐसा कौन सा सेक्शन लेता है? 43। अगला, ओ माय गॉड, बिजनेस वैल्यू ऑफ एवरीबॉडी नाउ। आजकल इंटरनेट की वजह से और टेलीकॉम की वजह से बताओ कौन सी 4 चीजों में बढ़ोतरी हो रही है? जवाब दो, जवाब दो। मेरे सारे फ्रेंचाइजी को क्लिक करके हाँ क्या आगे बोलो। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट गाइस? कॉस्ट? अरे भाई, जब से टेलीकम्युनिकेशन, जब से स्काई, पहली बात तो कल्चर ये है और स्ट्रेटेजी ये क्या है, तो ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? Whenever you make strategy, you should understand the culture. If the culture and strategies are going against, it won't be easy. हाँ या ना बोलेगा, और हाँ या ना बोलने के बाद में आपको जवाब देना है कितने दिनों के अंदर अदर क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। एक पूरा एग्रीमेंट बनेगा। अब मान लीजिए ऐसा कंपनी में हो रहा है और आलिया भट्ट और प्रियंका के साथ में ऐसा गलत हुआ, तो अब एनसीएलटी क्या बोलेगा? आज के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा यही चाहता है कि यार मैं सब कर सकता हूँ। रोज में बच्चों, चीजें ऐसी है, इस उम्र में इंसान की उम्र कुछ अलग काम करने की होती है।
ओके गैस, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। और फिर से एक बार वही धमाल शुरू करेंगे अब एसएम के साथ। एवरीबॉडी, तो दोस्तों आज वो घड़ी फिर से वापस आ चुकी है। एसएम पढ़ने का समय बन रहा है और रात हो रही है, और फिर भी वही जोश कायम है, वही जोश। सो मुझे आपको इस वक्त यहां पे देखकर बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, आपको भी हो रही होगी मुझे देख के खुशी रात को 11 बजे। ओके, एनीवेज गाइस, लेट्स स्टार्ट। अभी हमारा जो एजेंडा है वो है हम लोग एसएम को मैक्सिमम खत्म करेंगे यहाँ पे। ओके फाइन एवरीवन, प्लीज लेट्स स्टार्ट विद एसएम। और आप सभी लोग ये जानने की कोशिश करें एसएम का भी वेटेज उतना ही है जितना कि आईटी का है, इसलिए आपको उतना ही ध्यान देना होगा। और एसएम की सबसे अच्छी बात है कोई भी चैप्टर विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स, ठीक है ना। हर 30 मिनट्स के बाद में एक नया चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत होगा। सो लेट्स डू इट गाइज। ओके, या हम लोग अगले 2 से 2.5 घंटे में मैक्सिमम चैप्टर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बिजनेस एनवायरनमेंट नाम का ये चैप्टर आपके सामने रहा। आपको जवाब देना बच्चों, बिजनेस क्यों करते हैं। नंबर 1, इंसान कभी बिजनेस करता है। नंबर 1 किसके लिए, सर्वाइवल के लिए करता है, फिर स्टेबिलिटी के लिए करता है, एक्सपेंशन के लिए करता है, एफिशिएंसी के लिए भी करता है, और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉफिट। तो फिर से एक बार बताएंगे, ये क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यू ऑल नो कि बिजनेस करने के बेसिकली 5 ऑब्जेक्टिव है। फिर अरे जोश में आओ दोस्तों, रात हो जा रही है। बताएंगे दोस्तों फिर से एक बार। नंबर 1 स्टेबिलिटी, सर्वाइवल, एक्सपेंशन, ग्रोथ, एफिशिएंसी, प्रॉफिट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आप बताएंगे दोस्तों वो क्या है। इस दुनिया में 2 टाइप के एनवायरनमेंट, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। बताएंगे किसका इंपैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा होता है, माइक्रो या मैक्रो का। माइक्रो किसका इंपैक्ट कम होता है, मैक्रो का। किसका ब्रॉडर डायमेंशन है, मैक्रो। स्मॉलर, नैरोअर, माइक्रो, राइट। सो ये माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, क्या बिजनेस करते समय मैंने माइक्रो और मैक्रो दोनों के बारे में सोचना चाहिए या सिर्फ माइक्रो के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, माइक्रो के अंदर क्या होता है और मैक्रो के अंदर, वी हैव टू नो अबाउट दैट। तो यू ऑल नो व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक फॉर माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो सीएस, एम फॉर मार्केट, आई फॉर, C for customer, O for organization, C for competition, S for, once again, M for market, I for intermediary, C for customer, O for organization, C for, ये क्या हुआ अभी मैक्रो को भी। दीपिका पादुकोण सचिन तेंदुलकर के साथ में ग्लोबल मार्केट में क्रिकेट खेल रही थी दोस्तों। एसएम के भी सारे पॉइंट्स को याद करना जरूरी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होके कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पूछते हैं मतलब माइक्रो के सारे पॉइंट्स लिखकर बताओ, मैक्रो के लिखकर बताओ। लगभग आईटी और एसएम मिला के वी आर हैविंग अराउंड मोर देन 700 पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स को भी याद करना जरूरी है दोस्तों। अगला सवाल है मैक्रो से दीपिका पादुकोण, डी फॉर व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी। डेमोग्राफिक, ई से इकोनॉमिकल, पी से पॉलिटिकल, सचिन मतलब सोशल, तेंदुलकर मतलब टेक्नोलॉजी, एंड ग्लोबल मतलब, फिर से एक बार दोहराते सारे पॉइंट्स को, सचिन मतलब सोशल, तेंदुलकर मतलब टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मतलब ग्लोबल, और दीपिका डी फॉर डेमोग्राफिक, ई से इकोनॉमिकल, एंड पी फॉर व्हाट। सो आपको लगता नहीं जब भी इंसान धंधा कर रहा है उसको माइक्रो और मैक्रो दोनों फैक्टर के बारे में सोचना बेहद जरूरी है। यस और नो, कम ऑन एवरीबॉडी। तो चलो एक बार शुरुआत करते हैं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो माइक्रो से बात करते हैं, पहले माइक्रो से बात करते हैं, मैक्रो की नहीं, माइक्रो की बात करते हैं। माइक्रो से एम फॉर व्हाट। क्या अगर एसबी क्लासेस अगर बिजनेस कर रहा है और नई फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर रहा है तो क्या उसको उस जगह मार्केट पता होना चाहिए। Whenever I start a new franchisee all over India, I have to check the market. उस मार्केट में कितनी डिमांड है, वहां की कॉस्ट कितनी, वहां का जो कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, वहां का स्पेंडिंग एटीट्यूड कैसा है। ऑल दिस फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी चेक। वंस अगेन गाइस, आई फॉर व्हाट। ऑब्वियसली जब भी मैकडी जैसे लोग अगर अपनी कोई भी ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह पे खोलते होंगे तो दे कैन नॉट, मैकडी कैन नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन देयर ओन। या कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी, कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली नहीं बेचती है। वो कैसे बेचती है, वो किसी इंटर, जैसे कोई मूवी है वो भी थिएटर द्वारा हमारे सामने आती है। मतलब इस दुनिया में धंधा करने के लिए कौन चाहिए, इंटरमीडियरी। जैसे फ्लिपकार्ट इज एन इंटरमीडियरी, अमेजॉन इज एन इंटरमीडियरी, सारे इंटरमीडियरी भरे पड़े हुए। तो इसलिए अगर मैं धंधा कर रहा हूं तो क्या मैं अपने बारे में सोचूंगा या इंटरमीडियरी के बारे में भी सोचूंगा। क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में सोचना जरूरी है, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस के, उसके गुडविल के बारे में, अदर
देखो मेरा धंधा मेरे इंटरमीडियरी द्वारा चलता है, तो आई हैव टू थिंक अबाउट, आई कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्टर. ओके, सी फॉर व्हाट, कम ऑन कस्टमर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ आई डू नॉट थिंक अबाउट यू, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो ऑलवेज एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट व्हाट, कम ऑन, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का स्पेंडिंग एटीट्यूड, उसकी लाइकिंग उसकी डिसलाइकिंग को सोचना बहुत जरूरी है. ओ फॉर व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी. ऑर्गेनाइजेशन बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लोग होते हैं, एक शेयर होल्डर, एक डायरेक्टर्स होते हैं और एक होते हैं एम्प्लॉइज. क्या जब भी रतन टाटा जैसे लोग कार बनाने का फैसला ले रहे होंगे, फिर रतन टाटा को कार लॉन्च करना है, क्या रतन टाटा सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में ही सोचेगा, या फिर शेयर होल्डर को भी पूछेगा? क्योंकि जनरल मीटिंग में ओआर और एसआर पास करने का पावर तो सिर्फ शेयर होल्डर के पास ही होता है, इसलिए उनके बारे में सोचना बेहद जरूरी है. और साथ साथ में क्या एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना जरूरी है, बिकॉज एम्प्लॉयज ही तो होते हैं जो रूट लेवल पर काम करते हैं. इसीलिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कभी मैं फैसला लेता हूं, मुझे एम्प्लॉयज के बारे में सोचना जरूरी है, शेयर होल्डर के बारे में सोचना जरूरी है, और साथ ही साथ डायरेक्टर के बारे में भी सोचना जरूरी है. सी फॉर व्हाट, कंपटीशन. ऑब्वियसली अगर मान लो रतन टाटा अगर कोई कार लॉन्च कर रहा होगा, तो रतन टाटा की कार विल नॉट बी सक्सेसफुल अगर रतन टाटा अपने जो खूंखार कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है मारुति, ह्युंडई या महिंद्रा, ऐसे कार के बारे में अगर नहीं सोचेगा, उनके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में नहीं सोचेगा, उनके प्राइसिंग के बारे में नहीं सोचेगा, तो रतन टाटा की कार विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. एंड व्हाट अबाउट सप्लायर? यू ऑल नो, आप सभी लोग देखते हो कोई भी कार जब बनती है, एग्जांपल मैं कार का ले रहा हूं, वैसे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अच्छा एग्जांपल ले लो डेल. So Dell company cannot define the rate of the product, or Dell company cannot define the policy unless Dell company think about the suppliers of Dell, because एक Dell का लैपटॉप जब बनता है हजारों सप्लायर से चीजें लेता है, जब जाके डेल का लैपटॉप बनता है. तो ऑब्वियसली डेल इज रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट सप्लायर्स. तो एक बार फिर से एक बार बोलेंगे, माइक्रोसीएस, एम फॉर मार्केट, आई फॉर इंटरमीडियरी, सी फॉर कस्टमर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर कंपटीशन, एस फॉर. नाउ दीपिका पादुकोण दोस्तों आ रही है आपके सामने, दीपिका सचिन को लेकर. दोस्तों डी फॉर व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी. क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन का भी धंधे के ऊपर इंपैक्ट है? अगर भारत में इतनी पॉपुलेशन होती नहीं तो मोदी जी को जग भर में इज्जत मिलती नहीं. आज मोदी जी की इज्जत 125 करोड़ देशवासियों के से. दोस्तों जब भी कोई इंसान धंधा करता है तो उस देश के, उस प्रदेश की पॉपुलेशन, उनका स्पेंडिंग एटीट्यूड, वहां का जेंडर रेशो, वहां का लिटरेसी रेशो, वहां के स्टेट वाइज पॉपुलेशन को भी चेक करना जरूरी है या नहीं है? अरे बोल रहे नहीं आप? इंसान अगर भारत में बिजनेस कर रहा हो और भारत के जो 6 स्टेट्स है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 5 और 6 अगर स्टेट को अगर वो नहीं सोचता है, तो मतलब आधे से ज्यादा इंडिया के बारे में नहीं सोचता, बिकॉज भारत की आधे से ज्यादा जनता इस 6 स्टेट में रहती है. अर्थात ये हुआ धंधा किसके बेसिस पे चलता है? अरे बोल रहे नहीं? फॉर एग्जाम्पल सडनली भारत में महिलाओं का प्रमाण ज्यादा होगा, 80% महिला हो गई और सिर्फ 20% पुरुष बचे. बताओ क्या धंधों के ऊपर इंपैक्ट होगा क्या नहीं होगा? कौन से धंधे बहुत चलने लगेंगे? ब्यूटी पार्लर बेटा बहुत आगे जाएगा, और बताएंगे. कॉस्मेटिक्स आगे जाएगा, और आपको जवाब देना है. सैंडल बेटा बहुत आगे जा रहे हैं, काफी चीजें आगे जा रही है. मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा बिकेंगे, टॉक टाइम और ज्यादा बढ़ेगा, और 200 चॉकलेट का बिजनेस भी जोरों का होगा. कौन सी चीजें बंद होगी? मर्दों वाले क्रीम बंद हो जाएंगे, फेयर एंड हैंडसम मर्दों वाला वो भी बंद हो जाएगा, और जो जेंट्स पार्लर है वो भी सारे बंद हो जाएंगे, और बड़ी बड़ी ट्रक्स और बड़ी बड़ी बुलेट जैसी गाड़ियां भी बंद हो जाएगी. दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमारे जिंदगी में पॉपुलेशन का कुछ चेंज होता है तो अल्टीमेटली धंधों के ऊपर भी इंपैक्ट होता है. ई फॉर व्हाट, कम ऑन इकोनॉमिकल. क्या आपको लगता नहीं इकोनॉमिकल का भी इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर होता है? जैसे कि इन्फ्लेशन रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, टैक्स रेट होता है. क्या जीएसटी आने का इंपैक्ट क्या हमारे बिजनेस के ऊपर हुआ है? हाँ या ना? क्या इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से, बताओ बच्चों, महंगी चीजें ज्यादा बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, बिकॉज लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम आएगा. अर्थात कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो आई हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इकोनॉमिकल फैक्टर एज वेल. आप मेरे पास ऐसा क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई प्रवचन दे रहा हूं? दोस्तों आपको यह देखना है, इस समय आपको मेरे पास अच्छी नजरों से देखना है कि मैं आपको एसएम पढ़ा रहा हूं, राइट? और एसएम पढ़ा रहा हूं, यही चीजें, जितना महत्व आईटी का है उतना ही महत्व एसएम का है, उतना ही वेटेज है. मैं जो पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन आपको कल एग्जामिनेशन में आने वाले. दोस्तों फिर से एक बार बताएंगे, पी फॉर पॉलिटिकल, लीगल. और आप बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है? अगर मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूं तो मनसे क्या कर रहा है, शिवसेना क्या कर रहा है? क्या इसका इंपैक्ट मेरे बिजनेस के ऊपर हो सकता है क्या? ऑब्वियसली होगा. आपको जवाब देना है, कौन सी सरकार है, सोनिया जी है या मोदी जी है या मनमोहन है? बताओ बच्चों, क्या इसका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर होता है या नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है. देश कौन चला रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है. और उसकी वजह से अब देख रहे हो जेटली जी और मोदी जी है, धंधों की पूरी ग्रोथ हो रही है. ठीक है. और अगला सवाल ये रहा आपके सामने, उसके बारे में बताएंगे, लीगल लॉ. क्या आपको लगता नहीं लॉ की वजह से भी बिजनेस के ऊपर बहुत इंपैक्ट है? यस और नो? सर्विस टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, लेबर लॉ,
क्या मैं अगर एसपी क्लासेस बिजनेस कर रहा हूं, कैन आई इग्नोर द फैक्टर्स ऑफ जीएसटी, कैन आई इग्नोर लेबर लॉ, कैन आई इग्नोर कंपनीज एक्ट? यस और नो? कम ऑन, आई कैनॉट इग्नोर. अगर मैं धंधा कर रहा हूं तो आई हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ द लॉ. यस और नो? बताओ बच्चों, लॉ बड़ा होता है. अच्छा, पॉलिटिकल में और लीगल में और गवर्नमेंट में फर्क क्या होता है? देखो बच्चों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाती है तो गवर्नमेंट बन जाती है, और जब कोई पार्टी गवर्नमेंट बन जाती है तो वो फिर लॉ को लेकर आती है. इसलिए उन तीनों के अंदर डिफरेंस है, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट एंड व्हाट लॉ. अगला सवाल ये, सोशल कल्चर मतलब समाज का भी इंपैक्ट, समाज की सोच, अनुशासन, परंपरा, संस्कृति, मान सम्मान का भी इंपैक्ट क्या हमारे बिजनेस के ऊपर होता है? फॉर एग्जांपल, दगड़ू शेठ हलवाई की गणपति के बाजू में बियर बार का धंधा करने के बाद में आपको लगता नहीं लोग आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे? दोस्तों, जब इंसान धंधा करता है, आपको लगता नहीं धंधे करते समय समाज के बारे में, समाज क्या सोचता है, इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है. दोस्तों, कोई जैन सोसाइटी आपने बाहर 100% डिस्काउंट में नॉनवेज दिया, क्या वो धंधा चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज वो लोग खाते नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, धंधा जब करते हैं हम लोग तो आपको समाज के बारे में भी सोचना है. आप यूएसए में अपने साड़ी का बिजनेस कर रहे हो, बिल्कुल फेल जाएगा, बिकॉज वहां पे लोग जो पहनते हैं उनको वो भी ज्यादा लगता है. भाई और बहनों, देखो, जब इंसान धंधा करता है तो आपको यह सोचना चाहिए कि वहां के समाज क्या सोच रहा है. यस और नो एवरीबॉडी? दीपिका पादुकोण, सचिन तेंदुलकर के सब में, तेंदुलकर का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी. क्या आपको पता नहीं टीवी का बिजनेस, एसी का बिजनेस और जो भी ई कॉमर्स का बिजनेस, बैंक का बिजनेस, आजकल हम जैसे एजुकेशन बिजनेस के और मोबाइल के बिजनेस, आपको पता नहीं टेक्नोलॉजी का भी इंपैक्ट इन बिजनेस पर बहुत. यू कैन नॉट, अगर आप टेक्नोलॉजी को डिसरेस्पेक्ट करोगे तो आपकी हालत भी नोकिया से बदतर हो जाएगी. दोस्तों, ग्लोबल की बात करेंगे तो क्या ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट भी धंधों पर होता है? दोस्तों, आजकल आप जानते हो इंडिया में बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारी क्या, मैक्सिमम सिवाय हमारे बाबा पतंजलि के, मुझे लगता नहीं भारत में कुछ स्वदेशी बचा है. सब कुछ हम लोग विदेशी यूज करते हैं, यहां तक कि दारू भी. दोस्तों, आपको लगता नहीं कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना हो चुका है? भारत में सारा का सारा सब कुछ, बताएंगे मोबाइल के ब्रांड्स भी मैक्सिमम भारत के बाहर के ही है. नोकिया बाहर का, सोनी बाहर का, एलजी बाहर का, सैमसंग बाहर का, एप्पल बाहर का. सिर्फ एक माइक्रोमैक्स और पतंजलि की मोबाइल लॉन्च होने वाले. भाई और बहनों, अगला सवाल, कपड़ों की बात करते हैं. कपड़ों की बात करेंगे, एलपी की बात करेंगे, लेवाइस की बात करेंगे या रिबॉक की बात करेंगे, और शूज में और आप बात करो, नाइकी की बात करो. आपको लगता नहीं सब तहल का फॉरेनर्स का ही, मतलब इंडिया में इंडिया की चीज कम बिकती है और फॉरेनर्स की? क्या आपको लगता नहीं चाइना मार्केट भी अपना मजा इंडियन मार्केट में आजकल ले रहा है? चाइनीज काफी फोन, वीवो से लेकर ओप्पो तक, आपको लगता नहीं हर जगह पे आपको एडवर्टीजमेंट वीवो और ओप्पो की नजर आती है? आपको लगता नहीं ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हमारे धंधों पर हुआ है? एंड नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनी. भारत की 3 कार्स है, वरना सब कुछ बाहर की है. भारत की टाटा, भारत की मारुति और भारत की महिंद्रा. इन तीनों के अलावा सारी कार, सारे उत्पादन जो हम लोग यूज करते हैं, वो सारे कार, सारी बाइक जो है वो बाहर, एक बजाज इंडिया का है और बाकी सब कुछ बाहर का ही है. तो मुझे कहना क्या है कि आपको पता नहीं ग्लोबलाइजेशन के से कंपटीशन बढ़ रही है क्या नहीं बढ़ रही? पर मैं अगर एक कस्टमर की बात करूं, कस्टमर को अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है? अच्छा, बिकॉज उसको सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की मिल रही है और वो भी सस्ते में मिल रही है. आप बताओ, ग्लोबलाइजेशन थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी? सर, थ्रेट है उन लोग के लिए, जैसे रतन टाटा के लिए थ्रेट भी है, पर रतन टाटा के लिए अपॉर्चुनिटी भी, बिकॉज रतन टाटा भी अपनी कार इंडिया के बाहर बेच सकता है. दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे. ग्लोबलाइजेशन का आपका ध्यान है ना? ये चैप्टर एग्जामिनेशन में 10 मार्क के लिए पूछेंगे. आप सभी जानते हो 60 मार्क का एसएम का पेपर आएगा, 7 चैप्टर्स होंगे. हर चैप्टर का वेटेज 8 से 10 मार्क होगा. कोई भी चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई भी चैप्टर छोटा नहीं है. आप सभी लोग ध्यान दें, उसी में ही आपकी भलाई है. बताओ, दुनिया में कितने टाइप के अप्रोचेस होते हैं ग्लोबलाइजेशन? नंबर 1 मल्टी डोमेस्टिक होता है, नंबर 2 ग्लोबल है, नंबर 3 ट्रांसनेशनल. याद है आपको? ये नहीं याद होगा, बरोबर. टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी डोमेस्टिक? मल्टी डोमेस्टिक ये होता है, जैसे एग्जांपल में एमटीवी की बात करता हूं. एमटीवी जो चैनल है वो हर कंट्री के हिसाब से उसके प्रोग्राम अलग अलग होते हैं. जैसे एमटीवी रोडीज की बात करता हूं, एमटीवी रोडीज के जो 2 टकले इंसान है वो जरूरी नहीं कि इंडिया के बाहर हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर जगह पे एमटीवी है, पर हर जगह पे हर कंट्री में एमटीवी का प्रोग्राम, इसलिए एमटीवी इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी डोमेस्टिक है. टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटजी? ग्लोबल स्ट्रेटजी मतलब क्या? एग्जांपल ऐसा है कि वो पूरे वर्ल्ड में, जैसे एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही. ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का वर्ड अलग दिखता है और इंडिया का वर्ड अलग दिखता है. दोस्तों, हर जगह पे वर्ड एक समान होगा. और कुछ जगह पे ट्रांसनेशनल होता है, जिनकी कुछ चीजें पूरे विश्व में सेम होती है और कुछ चीजें हर कंट्री वाइज अलग होती है. जैसे एग्जांपल मैकडी का एग्जांपल लेंगे. मैकडी के रेस्टोरेंट में कोका कोला, कोक, पूरे वर्ल्ड में उसकी टेस्ट एक जैसी होती है, पर जो बर्गर होते हैं और जो मैक वेजी होती है, जो पनीर रैप होता है और जो हैप्पी मील होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मैकडी की बात कर रहा हूं. बताइए, कंट्री वाइज चेंज होता होगा या हर कंट्री में एक जैसा होता होगा? आपके हिसाब से थोड़ा दिमाग, बर्गर हर जगह पे एक जैसा होता होगा? क्यों नहीं?
सर कैसा है, टेस्ट जो है ना पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान का हर एक कंट्री में अलग अलग होता है। अब इस टाइप के वेज बर्गर अगर आप यूएसए में मांगो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां के लोग वेज खाते हैं नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, आपको लगता नहीं कुछ ये ऐसे टाइप के लोग हैं जिनकी कुछ चीजें विश्व में एक जैसी होती है और उन्हीं के कुछ प्रोडक्ट हर कंट्री वाइज। तो बताएंगे आप 3 टाइप के अप्रोचेस कौन से? नंबर 1 एक ग्लोबल है, एक ग्लोबल है, एक मल्टी डोमेस्टिक है और एक ट्रांसनेशनल है। उसके बाद में एक सवाल आप सभी से ग्लोबलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं। जैसे एग्जांपल एप्पल की बात करता हूं मैं, एप्पल एक ग्लोबल कंपनी है। नंबर 1 यहां पे एक ग्लोबल कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, मतलब ओप्पो, वीवो, नोकिया या एप्पल जैसे कंपनी के, सैमसंग जैसे कंपनी के क्या पूछे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 इट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ द मल्टीपल यूनिट्स बट ऑल लिंक्ड विद द कॉमन। क्या आपको पता नहीं पूरा एप्पल पूरे वर्ल्ड का मालिक एक ही है? स्टीव जॉब्स उसका मालिक है, राइट ना? मतलब वो कंपनी, वो तो मर गया पर उसके जगह पे वो टीम कुक है, मतलब मालिक तो एक ही है ना भाई, ओनरशिप तो एक बंदे की है। उसके बाद में कौन सा है? मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ ऑन व्हाट? कॉमन पूल। एक कॉमन पूल क्या होता है भाई? कॉमन पूल ऑफ द रिसोर्सेज सच एज व्हाट? मनी, क्रेडिट। कॉमन पूल में समझा नहीं, अरे पूरे के पूरे वर्ल्ड में एप्पल कहीं भी बिको, सारा पैसा यूएसए में जाता है, बेचेगा इंडिया में, माल किधर जाएगा? क्योंकि मालिक वहीं बैठा है। नंबर 3 बात क्या लिखे? कॉमन स्ट्रेटेजी होगी कि नहीं? अब जैसे आईफोन 8 आया, ये तो i10 आया, i10 आया कुछ तो आईफोन 8, आईफोन 10 जो आया है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एक साथ में एक दिन पे लॉन्च होता है। एवरीबॉडी कम ऑन यार। तो आपको पता नहीं, ऐसा नहीं कि इंडिया का आईफोन 8 अलग दिख रहा है, उधर का आईफोन 8 अलग है, ऐसा होता नहीं है। कॉमन स्ट्रैटेजी। बताओ बच्चों, ग्लोबलाइज कंपनी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 उनका सारा पैसा एक जगह पे, तो उनकी ओनरशिप एक जगह पे होती है, मतलब सारे रिसोर्सेज एक जगह पे, ओनरशिप भी एक जगह पे, और लास्ट बात उनकी स्ट्रैटेजीज भी कॉमन होती है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताओ बच्चों, लोग ग्लोबलाइजेशन क्यों, कंपनीज ग्लोबलाइजेशन क्यों करती है? आपका ध्यान होना चाहिए, मैं वापस से कह रहा हूं, एक एक लाइन, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी हद नहीं। आपको पता नहीं, परसों से आपकी जिंदगी में कोई भी पढ़ाई नहीं होगी, उसके बाद में सिर्फ आजादी होगी। प्लीज कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी। कंपनीज ग्लोबलाइजेशन क्यों करती है? नंबर 1 में क्या लिखा है? श्रिंकिंग ऑफ टाइम। एग्जांपल अमेजॉन। बताओ बच्चों, अमेजॉन जैसी कंपनी आज इंडिया में अपना माल इसलिए बेच पाती है बिकॉज इंडिया का इंटरनेट इतना फास्ट है कि हम लोग अमेजॉन में प्रोडक्ट खरीदना ऐसा लगता है कि जैसे बाजू वाली दुकान से खरीद रहे। तो आपको पता नहीं ग्लोबलाइजेशन क्यों होने लगा? बिकॉज इंटरनेट इतना फास्ट होने लगा। नंबर 2 इनएडिक्वेसी डोमेस्टिक मार्केट। समझते हैं इसका मतलब क्या है? मतलब जो जापानीज कंपनीज है, वो जैसे एग्जांपल कैल्सी वाली कंपनी है, कैसियो, सिटीजन है एंड ऑल दैट, ये सारे कैलकुलेटर वाली कंपनी, बताओ बच्चों, विदेश में अपने कैल्सी क्यों बेचती होगी? बिकॉज अभी जितनी कैल्सी बनाते हैं उनके कंट्री में उतनी खपत नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, तो ऑब्वियसली दे हैव टू कम आउट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स मोर। नंबर 3 बात, एक्सपोर्टेशन का मतलब यह है कि इसमें उसकी बात करते हैं हम लोग कि आप अपने प्रोडक्ट जो है अपने कंट्री में इतना पॉपुलर हो चुका है, जैसे एग्जांपल सनी लियोन अपने कंट्री में इतनी पॉपुलर हुए, इसलिए उसकी डिमांड भारत के बिग बॉस में भी होती है। दोस्तों मतलब कोई भी चीज है ग्लोबलाइजेशन करने की किसी को ग्रैंड मस्ती होती नहीं है, कभी कभी ग्लोबलाइजेशन इंसान मजबूरी से करता है। फॉर एग्जांपल स्टारबक्स इंडिया में था ही नहीं, पर स्टारबक्स को इतना डिमांड किया गया, स्टारबक्स को मजबूरी से इंडिया में और पुणे में आना पड़ा। नंबर 4 बात, चीपर सोर्स। बताओ बच्चों, भारत में बहुत सारी कंपनी इसलिए अपना धंधा स्टैब्लिश करती है बिकॉज भारत में सस्ता रॉ मटेरियल मिलता है। एग्जांपल सारे आईटी कंपनी जैसे कि इन्फोसिस के और टीसीएस के अलावा जो बाकी कंपनीज आप देखते हो जो इंडियन नहीं है, जैसे आईबीएम की बात कर लो, एमडॉक्स की बात कर लो, अवाय की बात करो, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉग्निजेंट की बात करो, ये कहां की कंपनी है? इंडिया के बाहर की। इंडिया में क्यों आई? बिकॉज इंडिया के लेबर जो है, बोलो ना यार, सस्ते हैं ना, सस्ते लेबर है इंडिया में। आगे बोलो, रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे एग्जांपल स्कोडा कंपनी, फोक्सवैगन कंपनी, जिनके प्लांट हम लोग देखते हैं चाकन में है, पूना में। बताओ बच्चों, फोक्सवैगन कंपनी अपना चाकन में यूनिट क्यों खोलती है? बिकॉज पहले फोक्सवैगन सारा उधर से बनाकर बेचती थी, इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता था, उन्होंने सोचा एक काम करते, बनाते भी इधर ही और बेचते भी इधर ही है। और इंप्रूव सेल्स वॉल्यूम, इसका मतलब समझ में आता है आपको? इंप्रूव सेल्स वॉल्यूम मतलब कुछ कंपनीज जो है, जैसे चाइना जैसे लोग अपने खिलौने, जो स्पेशली खिलौना और जो फर्नीचर है वो चाइना का बहुत चलता है। बताओ वो इंडिया में चाइना के खिलौने क्यों बिकते हैं? क्योंकि अगर वो इंडिया जैसे कंट्री में अपने खिलौने नहीं बेचेंगे, अपना फर्नीचर नहीं बेचेंगे, तो उनका कॉस्ट पर यूनिट बहुत ज्यादा होगा। इफ दे वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट, सारे लोग जो कॉस्टिंग समझते हैं, जितना सेल होगा उतना कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, इसलिए कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने अपना धंधा भारत तक पहुंचाया, इसलिए वो लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं। फिर से एक बात दोहराते हैं दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के 6 इंपैक्ट आपको नहीं भी याद आ रहा होगा,
प्लीज स्टे ट्यून, पूरा लेक्चर खत्म होने तक आपको बैठना है। वजह मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कुछ चीजें मैं भूल गया, फिर भी आपको सुनना है। वजह क्या, जब आप अकेले में पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें पढ़ने में बहुत आसानी होगी, आपको स्पीड मिलेगा। और आपको मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह के रिवीजन लेक्चर आपको यूट्यूब पे लॉ के भी और ऑडिट के भी दिखेंगे, और उसका लेक्चर पूना में भी होता है लाइव। मुझे वापस से कहना है, वाई कंपनीज गो ग्लोबल के 6 पॉइंट्स बताना। आजकल टाइम कम हो रहा है। नंबर 2, कम ऑन एवरीबॉडी। नंबर टू, क्योंकि अपने कंट्री में अब कंजम्पशन नहीं है। तीसरी बात जो है, चीपर लेबर इंडिया में मिलता है। नंबर चौथी बात, एक्सपोर्टेशन, मतलब हमारा प्रोडक्ट इतना गुडविल उसका इंडिया में बढ़ रहा है, इसलिए इंडिया में आना पड़ा। यहां पे इसलिए भी आया ताकि हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़े और हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए। तो और ट्रांसपोर्टेशन कम होने के लिए स्कोडा और फोक्सवैगन इंडिया में आए हो। तो आपको ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्यों करते हैं, तो ये वजह है। ओके, अब एक सवाल है, ग्लोबलाइजेशन करने से क्या क्या इंपैक्ट होगा। उसका क्वेश्चन का नाम है मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या बोल रहे हो उसको, बताओ बच्चों, अगर बगैर देखे बताओ, 4-5 पॉइंट ऐसी बोल के बताओ। ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्या होगा, क्या आपको पता नहीं यू कैन ट्रेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता नहीं आपको ट्रेड के बैरियर्स अब बिल्कुल भी बैरियर्स ही नहीं होंगे, यू कैन ट्रेड वेयर एवर यू वांट इन द वर्ल्ड। और एक बात आपको पता नहीं, इस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा तो सारे लेबर जो स्किल लेबर कोई भी कंट्री से किधर भी कंट्री में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, रीजनल ब्लॉक्स बन रहे, जैसे सार्क जैसे रीजनल ब्लॉक्स, ब्रिक्स जैसे रीजनल ब्लॉक्स बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। आपको पता नहीं हमारी इकोनॉमीज इंटर डिपेंडेंट हो रही है, मतलब यूएसए में कुछ होता है उसका असर इंडिया में होने लगता है। यस और नो, कम ऑन। तो आपको पता नहीं ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है, हम लोग की कॉस्ट पर यूनिट, मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल प्राइस पे हमें इंडिया में प्रोडक्ट मिलता है। मतलब जो प्रोडक्ट कहां का है, डेल लैपटॉप उधर का है, पर वो इंडिया में भी उतने ही रेट पे मिलता है जैसे कि वो यूएसए में बन रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट आपको ये भी याद रखना, पर इस क्वेश्चन का या नाम याद रखना, मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या नाम है इसका, वापस से आप सभी लोग ध्यान रखना। आंसर्स आसान होंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। आपको आंसर्स को रीड करके क्वेश्चन को याद करने का वाला भी एक रिवीजन जरूरी है। आज सोने से पहले एक बार चेक करना, रीड द आंसर, रिमेंबर द क्वेश्चन, रीड द आंसर, ऐसा जरूरी है, वरना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पढ़ेंगे और 4-5 आंसर्स याद आएंगे, आपको समझेगा नहीं इसका कौन सा है। अगला सवाल बचे, पोटर बाबा के, पोटर बाबा के। ये पोटर बाबा को ने, जब भी इंसान को धंधा चालू करना है तो पोटर बाबा कहता है पहले कंपटीशन का प्रेशर चेक करना, और जितना कंपटीशन का प्रेशर ज्यादा होगा उतना धंधा हमने कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा ही नहीं मुझे। देखो बच्चों, अगर कंपटीशन का प्रेशर ज्यादा है, आपको धंधा करने से पहले ही मालूम चल गया, तो वो धंधा करो नको। जैसे एग्जांपल आप देते हो, कंपटीशन का प्रेशर मेजर करने के 5 पॉइंट्स है। पोर्टर बाबा की रेस, बाबा मतलब क्या, बायर्स का बार्गेनिंग पावर। एग्जांपल लेते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करेंगे। सपोज एसपी एयरलाइंस नाम का एक नया प्रोजेक्ट मैं चालू कर रहा हूं, और एयरलाइन का बिजनेस चालू करने से पहले मैंने ये चेक करना चाहिए, कौन सा, बायर का बार्गेनिंग पावर। आप मुझे बताओ, एयरलाइन के धंधे में बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज एयरलाइंस तो इतनी सारी है। तो बताओ ये मेरे लिए अच्छी बात है गंदी बात है, गंदी बात है, बिकॉज मैं चालू करूंगा तो लोग मुझसे बहुत बार्गेनिंग करेंगे। आर मतलब क्या, राइवल्स। बताओ बच्चों, इस धंधे में ऑलरेडी 7-8 कंपनी ऑलरेडी एयरलाइन का काम करती है, और मैं 9वां आऊंगा, 9th नंबर की कंपनी मेरी होगी, तो 9 मतलब मेरे 9th कंपनी को 8 कंपनी से इतना कंपटीशन होगा, तो मतलब प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा। मतलब ये मेरे लिए अच्छी बात है, गंदी बात है, गंदी बात है। ई मतलब न्यू एंट्रेंट्स। बताओ बच्चों, इस धंधे के न्यू एंट्रेंट्स एयरलाइन के इतने नहीं, बिकॉज एयरलाइन को चालू करने के लिए बहुत पैसा और बहुत सारा सेटिंग लगता है। तो इसलिए उस मायने से देखेंगे तो नए नए एंट्रेंस सीए कोचिंग में बहुत ज्यादा आ रहा है। हर रोज एक नया सीए, जो भी बच्चा सीए बनता है वो बोलता है मैं कोचिंग में, मैं टीचर हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पता नहीं हमारे धंधे में न्यू एंट्रेंस से बहुत परेशानी हो रही है, हर बच्चा कोचिंग ला रहा है, इसलिए आजकल ये धंधा सिर्फ समाज सेवा बनकर रह गया। भाई और बहनों, आपको लगता नहीं न्यू एंट्रेंस जो है एयरलाइन के धंधे में कम है कि ज्यादा है, कम है, इसलिए वो बात एक हिसाब से अच्छी लगती है। अब बताएंगे सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर। वैसे एयरलाइन की बात करूंगा तो सिर्फ 2 ही सप्लायर, एक बोइंग और एक स्काई बस। कौन सा, एयरबस। तो एयरबस और बोइंग 2 ही कंपनी अगर सप्लायर, तो जाहिर सी बात अगर मैं एयरलाइन परचेस करूंगा तो सिर्फ ये 2 ही लोग सेल करेंगे, और दोनों भी अपने सेल मालूम है 2 ही लोग सेल करने, तो ऑब्वियसली ये लोग सस्ते में बेचेंगे महंगे में बहुत। तो मेरे लिए अच्छी बात है या गंदी बात है, मतलब फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इसी तरह से दोस्तों एक और एक पॉइंट है सब्स्टिट्यूट बोल के। बताओ बच्चों, एयरलाइन के धंधे का सब्स्टिट्यूट है नहीं, क्योंकि जिसको हवा से उड़ना है वो पानी से और रोड से जा ही नहीं सकता, बिकॉज हवा का काम हवा ही कर दी। जैसे इंटरनेशनल जाना है तो आपको हवाई जहाज से ही जाना होगा। तो इसीलिए अगर इस बात को सोचेंगे तो ये बात भी मेरे लिए अच्छी, बिकॉज मेरे धंधे का मरण कभी नहीं आएगा, क्योंकि एयरलाइन का धंधा जब तक इंसान इस दुनिया में पैदा होते रहेंगे तब तक एयरलाइन का धंधा चलते रहेगा। क्योंकि
इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं। तो ये बात मेरे लिए अच्छी क्या बुरी है? तो कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है। 5 में से अगर आपको लगता है मेजॉरिटी चीजें आपके फेवर में है, तो आपने धंधा, ये सब कुछ धंधा स्टार्ट करने की बात है, पहले की बात है। अगला सवाल पूछेंगे बच्चों, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट। ऐसे 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। इसका LCD नाम का मेमोरी नहीं है, L फॉर लीस्ट रेजिस्टेंस, C फॉर प्रोसीड विद कॉशन एंड D फॉर डायनामिक। जैसी दुनिया बदलेगी, दोस्तों देखो एनवायरमेंट बदल रहा है, मुझे भी उसके हिसाब से अपने आप को बदलना जरूरी है। इफ आई डू नॉट चेंज माई सेल्फ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, बिकॉज धंधा बदल रहा है, एनवायरमेंट बदल रहा है, तो मुझे बदलना। जैसे नोकिया ने अपने आप को बदला ही नहीं, लोगों ने नोकिया को बदल दिया। दोस्तों लीस्ट रेजिस्टेंस नाम के, देखो तीनों भी कंपनियां बदलती है, पर तीनों का रुख अलग होता है। लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या? जैसा लोग बदले हम भी बदले, हम सोचते ही नहीं, हम अपोज करते ही नहीं। जैसे चाइना कंपनी, आपने ब्लैकबेरी बनाया, हम चेरी बना, आपने नोकिया बनाया, हम डोकिया, आप एप्पल बनाओ, हम पाइनएप्पल बना। तो हम सोचते ही नहीं कि वो बदलाव अच्छा है क्या बुरा है, मतलब हम बदलेंगे, जैसी दुनिया बदले हम बदले। प्रोसीड विद कॉशन के नाम मिलेगा, हम बदलते हैं पर सोच समझ के बदलते हैं। और डायनामिक वाले क्या बोलते हैं, हम किसी को देखते ही नहीं कौन क्या बदल रहा है, हम पहले बदलते हैं, दुनिया हमें देख के बोलती है नाम मेरा एप्पल है, मैं ट्रेंड सेटर हूं, मैं जियो हूं, मैं ट्रेंड सेटर हूं, मैं बदलता हूं, दुनिया बदल। जैसे जियो कौन है? डायनामिक है, और जियो का देखते कि बाकी सारे कंपनी ने भी वैसे ही प्लान लॉन्च किए, आइडिया, तो आइडिया कौन बन गया? प्रोसीड विद कॉशन बन गया, और जियो कौन बन गया? डायनामिक। सो एवरीबॉडी बताएंगे LCD, L फॉर व्हाट? Please C से proceed with caution and D for what? Come on everybody. पेस्ट ले, आंखों में आंखें डाल, पेस्ट ले। आप सभी जानते हैं क्या पेस्ट ले नाम का कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेंगे तो पेस्ट ले के 6 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। P for E for S for social, T for technical, legal, economical, सॉरी एनवायरमेंटल। अब एक बात मैं पूछूंगा आपसे, पेस्टले जो है ना, ये माइक्रो है क्या माइक्रो है? ये मैक्रो है, बिकॉज इसके अंदर दीपिका दिख रही होगी, दीपिका पादुकोण, सचिन तेंदुलकर के जो पॉइंट्स है इसमें लगभग कवर है, तो इसलिए इसको अलग से करने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट सारे ऑलरेडी कवर है। सिर्फ एक पॉइंट है एनवायरमेंटल, उसका मतलब होता है आंधी तूफान बारिश भूकंप, उस टाइप की चीजों का भी इंपैक्ट क्या बिजनेस के ऊपर होता है। अरे है क्या नहीं? जैसे मान लो गोवा में बहुत बारिश हो रही, तूफान चल रहा है, अर्थक्वेक हो गया और सुनामी भी आ गया, टूरिज्म बढ़ेगा या कम होगा? तो मतलब तूफान, आंधी, बारिश, भूकंप, सुनामी का इंपैक्ट धंधे के ऊपर हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमें जाना है अपने फर्स्ट पेज पे, और ये रहा आपके सामने वो पेज। अब बताएंगे बच्चों माइक्रो और मैक्रो जो एनवायरमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। माइक्रो आप सभी जानते हो माइक्रो CS, और मैक्रो जानते हो दीपिका पादुकोण, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? MIDC, M फॉर व्हाट? कम ऑन, I for come on everybody, D for what? डायनामिक, एंड C से व्हाट? कॉम्प्लेक्स। मतलब सबसे पहली बात तो माइक्रो और मैक्रो जो फैक्टर है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक है। M फॉर व्हाट? मतलब एक चीज किसी के लिए अच्छी होगी तो वही चीज किसी के लिए बुरी साबित हो सकती है। जैसे GST मार्केट में आया, किसी की चांदी हुई और किसी की लग गई है। दोस्तों कुछ कुछ लोगों का टैक्स 12% से 5 हो गया, और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो बेबस है, लाचार है, 12% से 18% हो गए। दोस्तों पहले ही गरीब थे, अब 15 से 18 हो गए। तो दोस्तों आपको नहीं लगता हम गरीब थे अब और गरीब होने लगे? मतलब कोई चीज है किसी के ऊपर बुरा असर कर जाती है तो कुछ लोग उसकी चांदी बनाते हैं। हैज बताएंगे बच्चों ये माइक एक डोंट टॉक, हैज अ फार रीचिंग इंपैक्ट, मतलब समझता है इसका? फार रीचिंग मतलब क्या? नहीं, फार रीचिंग का मतलब क्या? नोकिया जैसे हालात हो जाएगी अगर आपने माइक्रो मैक्रो के बारे में सोचा नहीं, लंबे में जाओगे अंदर। मतलब यू कैन नॉट इग्नोर द, बोले मैं माइक्रो मैक्रो को गिनता नहीं, गिनता नहीं, बोले आई डोंट कंसिडर व्हाट इज GST, अच्छा आई डोंट थिंक अबाउट कस्टमर, ओके आई डोंट थिंक अबाउट सप्लायर, सपोज स्वप्निल पाटिल बोल रहा आई डोंट थिंक अबाउट ICI, मैं आगे वही मैं बोल रहा हूं ना, फार रीचिंग इंपैक्ट है, समझा क्या? हमारे ऊपर हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे ICI डिसाइड करेगा, हम मजदूर हैं। हंसो मत डोगलो। वो तो शुक्र है मैंने लॉ पहले चालू कर लिया था।
जाने दो, कोई बात नहीं, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा देखो, एनवायरमेंट का इंपैक्ट होगा, फार रीचिंग इंपैक्ट होगा। मेरे को पूछो, फार रीचिंग इंपैक्ट अंदर तक जा रहा है। आई वॉन्ट टू टीच द सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट इज नो मोर अवेलेबल बेबी। कोई बात नहीं, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष, और हर संघर्ष को चैलेंज समझकर स्वीकार करना, यही इंसान की फितरत होना जरूरी है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई और बहनों। डायनामिक का मतलब बताएंगे आपको, पता नहीं माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स को आपको नहीं लगता बार बार चेंज होते हैं, जैसे सिलेबस भी बार बार चेंज होता है, आपको लगता नहीं? कस्टमर के एटीट्यूड, गवर्नमेंट की पॉलिसी, सप्लायर, कस्टमर, आपको तो नहीं मार्केट ट्रेंड, जैसे जीन्स की फैशन, आपको तो नहीं बार बार चेंज होती है। तो ये सारे मैटर, ये जो फैक्टर्स है वो माइक्रो मैक्रो के कांस्टेंट है, डायनामिक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स? इतने सारे फैक्टर को एक साथ सोचना एक आम इंसान के लिए कितना कॉम्प्लेक्स है। मतलब माइक्रो भी सोचो, मैक्रो भी सोचो, साला इंसान धंधा करेगा या सोचेगा? तो इसलिए क्या बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बताएंगे MIDC, 1 सेकंड। M फॉर व्हाट? I for, D for, and C for what? रिलेशनशिप। बताओ मेरे और उनके बीच में क्या संबंध है? मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मेरे बाहर सब इन्वायरमेंट है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माय ऑर्गेनाइजेशन? इंफॉर्मेशन ले लो, रॉ मटेरियल ले लो, कभी मैं इन्फ्लुएंस रहता हूं, एक रहता हूं, एक करता हूं, दोनों रहता हूं ने डोगले। तुमने रहता हूं 2 बार बोला, मैंने देखा। और वो बच्चा बोल रहा था रॉ मटेरियल देता हूं, रॉ मटेरियल देता हूं, डोगले कुछ करता क्या नहीं करता जिंदगी में? लेता रॉ मटेरियल, देता करता क्या है? धंधा है क्या मजाक है? दोस्तों, मेरे दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपको नहीं लगता कि ये सारा रिलेशनशिप होता है? जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लेता हूं, बुक्स की आपको बुक्स देता हूं, मतलब इंफॉर्मेशन लेता हूं, इंफॉर्मेशन देता हूं। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या करते हैं? जैसे मेरी कोई एडिबल ऑयल की कंपनी है, धारा या जेमिनी, मैं क्या करूंगा बताओ? मैं ऑयल सीड मार्केट से लूंगा, बाय करूंगा, और मैं एडिबल ऑयल निकाल के आप जैसे लोगों तक पहुंचा। मतलब मैं रॉ मटेरियल लेता हूं। और एक्सचेंज ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस, आपको लगता नहीं मेरा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है या नहीं? और ऐसे का मेरे ऊपर है। मतलब कोई कभी कभी हमारी कोई बजाता है और कभी कभी हम, देखो रात के 11 बज रहे और संघर्ष जारी है। मेरा कितना 11:30, वही हमारा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। मतलब क्या, एनवायरनमेंट का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है और मैं भी आपको, मतलब कभी ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस हो जाती है, कभी वो इन्फ्लुएंस करती है। बताओ बच्चों, एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट। ध्यान चिंटे, व्हाट आर यू टॉकिंग सो मच? डू यू थिंक इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ? Please do not interfere, okay? Don't talk in between. When I'm teaching, I need 100% attention, baby. Come on, chill. बताओ बच्चों, दुनिया में 2 टाइप के एनवायरनमेंट है, इंटरनल, एक्सटर्नल। और इंटरनल में 2 बच्चे हो रहे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। अरे शॉर्ट में देखना है, इसके ऊपर याद है क्या? कभी किसी ने पूछा एनवायरनमेंट के कंपोनेंट बताओ, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 है, स्ट्रेंथ, वीकनेस। एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी। आप बताएंगे मुझे ये चारों के बारे में, हम लोग स्वॉट में देखेंगे, आपको पता है स्वॉट में क्यों देखना है। अब अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, ये सब कुछ खत्म हुआ, बस ऑलमोस्ट खत्म है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, एक बार सारे प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं। एक क्वेश्चन रह गया ना हमारा, प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। बताओ बच्चों क्या लिखा है? डक लिखा, डक, DUC, डक। डी फॉर व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी। इसका मतलब क्या है? डाइवर्सिटी में समझ नहीं पा रहा हूं। डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ, इतने सारे फैक्टर को समझना कितना मुश्किल है। खत्म हो गया पॉइंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो मैक्रो के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख रहे हैं, माइक्रो मैक्रो समझने की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? अगर एक बार मैं किसी फैक्टर को सोच भी लूं तो क्या उखाड़ लिया? बिकॉज मैं सोचता हूं, कितनी अनसर्टन है, सिलेबस चेंज हो जाता है। अनसर्टेनिटी ना बॉस, आई ओनली डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। अब तुम लॉ जाएंगे डोगलो, तो यही करो तुम लोग। हम रास्ते पे आ जाते, बाहर बढ़ जाते। अब देखो भाई, ITSM, वो तो मुझे धक धक लग रहा था कि ITSM के आप कुछ बचेगा नहीं। फिर जब देखा ITSM का ही नाम उसने बदल के EIS रखा है, तब जान में जान आई कि कुछ तो मेरे लिए रखा है। और मतलब 3 चीजें पढ़ा रहा था मैं, ITSM, लॉ और इसका, एक झोली में से उठा लिया उन्होंने। पर इतना तभी अच्छा है
लॉ है आप लोग की दुआएं, बस और कुछ नहीं, वरना मैं बाहर बैठता यार। तो भगवान का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि EIS SM वो सिर्फ नाम चेंज हुआ है तो ITSM में, और लॉ पढ़ा रहा हूं। लॉ की प्लानिंग 2 महीने पहले की थी, 2 साल पहले, क्योंकि मैं एनवायरमेंट को मॉनिटर कर रहा था। अगर आई वुड हैव नॉट मॉनिटर एनवायरमेंट तो मेरे इसका जाने के बाद अगर लॉ लॉन्च करता तो 2 साल और सक्सेसफुल बनने के लिए लगते। तो वो जा रहा था, उससे पहले मैंने एक को आउट होने से पहले एक को इन किया था, तो रेवेन्यू पर बहुत इंपैक्ट नहीं हुआ। अदरवाइज मतलब कि यही चैप्टर आप देखोगे तो देखा ना, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस देख रहे हो क्या? तो एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए एनवायरमेंट को मॉनिटरिंग करना जरूरी है ताकि इन्फ्लुएंस होने से पहले हम अपने आप को प्रिवेंट करें। समझ में आ रहा है? बताएंगे दोस्तों, बिजनेस करने के 5 ऑब्जेक्टिव कौन से? नंबर 1, बोलो ना जल्दी, बस 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 बस, बिल्कुल आगे जा रहे हो आप लोग, बहुत सही बोल रहे हो, राइट। अगला सवाल बताएंगे बच्चों, एनवायरमेंट समझने के 3 प्रॉब्लम। डग डी फॉर व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स है, अनसर्टेनिटी है, और तीसरी बात कॉम्प्लेक्सिटी है। बिकॉज एक मैनेजर चाहकर भी हमेशा जो उसने हिस्टोरिकली किया हुआ है, जरूरी नहीं कि अभी करने के बाद में सक्सेसफुल होगा। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ऐसे ही है, मतलब हिस्टोरिकली उसके डिसीजन चाहे तो करेक्ट थे, पर जरूरी नहीं वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके वो अभी भी सक्सेसफुल होगा, इसलिए उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है। बताओ बच्चों, बगैर देखिए बताना, फास्ट में रिवाइज करो। एनवायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स बताओ, इंटरनल के 2 बच्चों, स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल, ओवर, खत्म। अब बताओ बच्चों, एनवायरमेंट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। एम फॉर आई फॉर फार रिचिंग इंपैक्ट, डी से डायनामिक, सी से कॉम्प्लेक्स। अगला सवाल बताएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन ले लो, रॉ मटेरियल ले लो, कभी मैं इन्फ्लुएंस रहता हूं, कभी मैं माइक्रो बताएंगे, माइक्रो। एम फॉर मार्केट, आई फॉर, सी फॉर कस्टमर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर कंपटीशन, एस फॉर। अब बताएंगे मैक्रो की बात, दीपिका बात, दुख कौन सच्ची ग्लोबल मार्केट में, डी से व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी, डेमोग्राफिक, ई से इकोनॉमिकल, पी से पॉलिटिकल, सचिन सोशल, तेंदुलकर, एंड ग्लोबल मतलब ग्लोबल। बताओ बच्चों, ग्लोबलाइजेशन के 3 तरीके होते हैं, कौन से? स्टैट नहीं, इसका क्वेश्चन को देखो, आंसर्स पर फोकस रखने वालों। स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाओगे। अप्रोचेस का मतलब क्या? अप्रोच मतलब क्या? एक तो सब पूरे वर्ल्ड में सेम ग्लोबल, सब कंट्री के सबसे अलग मल्टी डोमेस्टिक, और कुछ सेम कुछ अलग ट्रांसनेशनल। अब बताएंगे बच्चों, ग्लोबलाइजेशन दुनिया में क्यों करते? क्योंकि आजकल टाइम नहीं लगता, अपने कंट्री में कंजम्पशन होता नहीं, इंडिया जैसे कंट्री में चीप लेबर मिलता है, कभी कभी हमारा गुडविल, हमारी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है, हमें सेल्स बढ़ाने के लिए इंडिया जैसे कंट्री में आना पड़ता है। अब बताएंगे बच्चों, ग्लोबलाइजेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? एप्पल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। एप्पल का सारा पैसा कॉमन जगह पे होता है, एप्पल की ओनरशिप भी कॉमन होती है, और एप्पल की स्ट्रैटेजी भी कॉमन होती है। अगला सवाल बताएंगे बच्चों, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एनवायरनमेंट? नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन होगा, कंपटीशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बैरियर कम हो जाएंगे, ट्रेड बैरियर कम हो जाएंगे। क्या मैं धंधा कहीं भी कर सकता हूं? क्या इकोनॉमीज इंटरडिपेंडेंट हो गई है? क्या मुझे इंटरनेशनल प्राइसिंग पे मिलेगा? क्या आप पता नहीं ब्लॉक, रीजनल ब्लॉक मतलब सार्क जैसी चीजें दुनिया में आएगी। अगला सवाल, पेस्टले, पी फॉर, E for economical, S for social, T for technical, L for legal. पोर्टर बाबा के बाबा। R से what, come on everybody, rivals. E से new entrance, S for suppliers, bargaining power, S for substitute once again, बाबा। R से, E से, S for सब्स्टिट्यूट, एवरीबॉडी गॉट इट बेबी। तो इसी के साथ में दोस्तों बताएंगे, एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो इसके हिसाब से हमें भी चेंज होना जरूरी है। बताएं, टेल मी व्हाट आर द रिस्पांसेस बाय द एनवायरनमेंट, बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनवायरनमेंट। LCD, L फॉर व्हाट, लीस्ट, जैसी दुनिया बदलेगी मैं वैसा बदलूंगा, जैसे मैं चाइना हूं। C मतलब प्रोसीड विद क्वेश्चन, मैं बदलूंगा, मैं अपने कदम फूंक फूंक के आगे चलूंगा, जैसे कि सैमसंग, जैसे कि आइडिया। और जियो क्या बन गया? डायनामिक, जो शुरुआत करे वो डायनामिक, और उसका सोचकर जो धीरे धीरे कॉपी करे, प्रोसीड विद कॉशन। और जो सोचता ही नहीं, ढोकला है, वो कौन है? लीस्ट। मैं देख रहा हूं कई लोग हैं जिनको पॉइंट्स नहीं याद आ रहे, और मैं समझ रहा हूं अपनी क्लास मुझसे नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको एक संघर्ष बाकी वो याद जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछते एग्जामिनेशन में,
पोर्टर बाबा के 5 बताओ कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। माइक्रो में क्या है, माइक्रो के 6 पॉइंट लिख के बताओ। ऐसे क्वेश्चन आप एसएम का पीएम देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछते, यू हैव टू रिमेंबर पॉइंट्स, यू कैन नॉट राइट ओनली। जैसे मान लो पोर्टर के 5 पॉइंट्स है, आपने बोला आई नो व्हाट इज पोर्टर बाबा, इट इज रिक्वायर्ड टू चेक द कॉम्पिटिशन प्रेशर, पर वो बोलेंगे भाई पोर्टर के 5 पॉइंट्स लिख के बताओ, यू हैव टू राइट बेबी, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर एवरी पॉइंट, एवरी आंसर, ओके। स्ट्रैटेजी दोनों में फर्क है, बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी बॉटम अप है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंचाइजी को बोलता हूं कि तुम अपने डिसाइड करो फीस, तुम अपना टाइम डिसाइड करो, और मैं सिर्फ उनको अप्रूवल देता हूं, तो ये बॉटम अप है। पर व्हाट इज टॉप डाउन? मैं अगर बिग बाजार हूं, मैं नाइकी हूं, मैं रिबॉक हूं, ए सारे ब्रांचेस वालों अपना दिमाग ना लगाएं, जो बिग बाजार के किशोर ने कह दिया पूरा भारत उसको फॉलो करे। तो कॉर्पोरेट एक जगह पे स्ट्रैटेजी बनेगी, एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो, दैट इज टॉप टू बॉटम, दैट इज टॉप डाउन। यस, अगला सवाल। ओ माय गॉड, इसके लिए मैंने आपको क्लास में फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था दोस्तों, पर अक्सर लोगों को एग्जाम्पल और आंसर याद होते हैं और क्वेश्चन ही पता नहीं होता। बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, आपको आंसर पता है पर क्वेश्चन को भी देख लो। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के स्टेजेस बोला तो आंसर अंदर से रिकॉल होना चाहिए। फ्लिपकार्ट के 5 बातें थे। पहली बात तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मेरा विजन क्या है। बताओ बच्चों, फ्लिपकार्ट का विजन क्या है? टू बी द अमेजॉन ऑफ इंडिया, मुझे वहां जाना है। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या है? पर यू ऑल नो विजन इज वेरी लार्ज, विजन के टुकड़े छोटे छोटे बना दिए और जो मेजरेबल होते हैं उसका नाम हो जाता है ऑब्जेक्टिव। इसलिए विजन बहुत दूर होता है और वहां पे पहुंचने के लिए जो 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 टुकड़े टुकड़े का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर बताएंगे ऑब्जेक्टिव विजन का, ऑब्जेक्टिव फ्लिपकार्ट के क्या थे कि 2012 में मैं यहां तक पहुंचूंगा, 15 में मैं यहां तक पहुंचूंगा, 20 में मैं वहां तक पहुंचूंगा। आपको मैंने सब चिट्ठियां और लिखवा के दिया है, और आज आपको समझ में आ रहा होगा वो चिट्ठियां और लिखवा के मैंने क्यों दिया था। क्योंकि आज आपको अगर एग्जाम्पल मेरा भूल भी जाए तो चिट्ठियों द्वारा वो, अरे याद आ रहा है कि नहीं उसको देख देख के, ओके बेबी आर यू देयर एवरीवन। बताओ बच्चों, अगर ऑब्जेक्टिव को हासिल करने, फॉर एग्जांपल 2020 में फ्लिपकार्ट का जो ऑब्जेक्टिव वो है ग्लोबली एक्सपेंशन करेगा, पर जाना तो मंजिल तो बहुत है, बड़ी दूर मंजिल है, मंजिल बहुत दूर है। पॉइंट नंबर 3 उसके लिए क्या लगेगा? स्ट्रैटेजी। टेल मी, मंजिल अगर दूर है तो मंजिल तक पहुंचने के लिए जो जो काम आप करते हो उसका नाम स्ट्रैटेजी होता है। तो इसीलिए फ्लिपकार्ट ने आजकल स्पॉन्सरशिप चालू किया है।
फ्लिपकार्ट ने आजकल एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग बहुत किया है, फ्लिपकार्ट डिस्काउंट बहुत दे रहा है, फ्लिपकार्ट गिफ्ट पैकिंग देता है, फ्लिपकार्ट में लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मतलब अपने मंजिल तक पाने के लिए, पहुंचने के लिए जो जो वो काम करता है उसका नाम। तो बताओ बच्चों, पॉइंट नंबर 3 में स्ट्रैटेजी बनाएगी, पॉइंट नंबर 4 में स्ट्रैटेजी को, और पॉइंट नंबर 5 में क्या किया, फिर चेक किया कि स्ट्रैटेजी जो बनाई थी वो वर्क कर रही, क्या हम सचमुच वहां पहुंच रहे हैं क्या जो हमने मंजिल सोची थी। मतलब वेदर वी आर एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव विच वॉज डिजायर्ड, विच वॉज एक्सपेक्टेड। एवरीबॉडी फिर से एक बार 5 पॉइंट बताएंगे। नंबर 1 विजन, विजन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, और स्ट्रैटेजी पहले बनाएंगे, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे और बाद में चेक करेंगे वेदर स्ट्रैटेजी वर्किंग और नॉट। अगला पेज मैंने कहा ना चैप्टर छोटू सा है। ओ माय गॉड, माइकल पोर्टर के दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत, माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी। दोस्तों इसके पहले आपने माइकल पोर्टर का क्या देखा था, माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस। अब माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस नहीं, माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी। एग्जामिनेशन में कंफ्यूज मत होना, वो अलग है या अलग है। आपको लगता नहीं आईटी के सिलेबस में भी चैप्टर 4 में देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ ईआईएस, कंपोनेंट्स ऑफ एआईएस, कंपोनेंट्स ऑफ एससीएम। एक क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन बना के रख दिया है दोस्तों। क्यों बनाए मालूम है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। आईसीए का रवैया हमेशा रहा, ये ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन को पहले ठोकते हैं। इसीलिए मैंने अपने समरी नोट्स में सारे सिमिलर क्वेश्चन एक जगह पे लिख के दिए हैं। अगर आपके पास समरी नोट्स के लिए देखने का टाइम होगा घर जाके, तो जरूर हर चैप्टर के बाद में मैंने सिमिलर क्वेश्चन बोल के डाले हुए हैं, और सारे के सारे ग्रुपिंग की हुई कि देखो कंपोनेंट्स के 5 क्वेश्चन एक के नीचे एक, कैरेक्टरिस्टिक्स के 4 क्वेश्चन, ताकि आपको समझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये लिखना है, वो आए तो ये लिखना है, वो आए तो वो लिखना है। ओके बेबी, तो ये ध्यान रखना, वरना वो पूछेगा कंपोनेंट्स एक के, आप लिख के आओ। वो पूछेगा माइकल पोर्टर के जेनेरिक स्ट्रैटेजी, आप लिखेंगे पोर्टर बाबा की जय, आपकी भी जय हो जाएगी। भाई और बहनों, आपको 3 बातें समझना होगी पोर्टर बाबा की जेनेरिक स्ट्रैटेजी में। बताएंगे ब्रॉड और नैरो होता है। कोई भी इंसान जब धंधा करता है उसको सोचना, उसको ब्रॉड करना, नैरो करना। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं हूं, कौन मैं हूं, एग्जाम्पल वो क्या रहे, मिंत्रा, मैं मिंत्रा हूं। मैंने सोचा था मैं जिंदगी में हर टाइप का ई कॉमर्स प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, मैं तो सिर्फ फैशन वाली चीजें बेचूंगा। तो मेरा क्या हुआ, नैरो या ब्रॉड, मतलब मैं फोकस की तरफ गया। ब्रॉड मतलब क्या, वॉलमार्ट, अमेजॉन, सब कुछ मिलेगा। अरे बोलो ना, सब कुछ मिलेगा, मतलब ब्रॉड। जब आप बहुत सारे बताओ, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी केयर क्या है, बिकॉज वो बूढ़ों के लिए सोप नहीं बनाता, उन्होंने फोकस किया सिर्फ बच्चों के ऊपर। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी केयर, बेबी केयर, बेबी मतलब क्या, ओनली बेबीज। आप जैसे बाबाओं के लिए कुछ नहीं। पर अगर हम लोग आजकल, बाबा रामदेव ने भी पतंजलि की सुसु केयर शीश, बोलो रे क्या बोलते हैं, हाँ शीशु केयर बनाए हैं, उसको बोलते हैं बाबा के शीशु केयर। गलती से सुसु हो गया, तो वैसा नहीं है दोस्तों। बाबा रामदेव ने भी वही काम किया है जो पतंजलि क्या बोलते हैं, जो जॉनसन ने किया है। पर बताओ बच्चों, बाबा रामदेव ये फोकस क्यों नहीं है, अरे बोल रहे क्यों नहीं, क्योंकि बाबा के पास सब कुछ है। आप जैसे लोगों की भी सोप बनाते बाबा के पास में। आज जो वैरायटी ऑफ सोप और वैरायटी ऑफ हेयर ऑयल और जो कुछ है ना, बाबा का फोकस सिर्फ बच्चों पर नहीं है, बाबा सबको। तो बाबा फोकस है कि ब्रॉड है, बाबा ब्रॉड है। बाबा का जो विजन है ना, सबको हर जगह पे पतंजलि, नाम तो सुना ही होगा, भारत स्वाभिमान, बाबा रामदेव। एक बात मैं पूछूं आपसे, ब्रॉड में 2 बच्चे होते हैं, एक कॉस्ट, एक डिफरेंशिएशन। जैसे कि एप्पल फोन की बात करूंगा, डिफरेंशिएशन। जैसे मैं चाइना फोन की बात करूंगा। देखो दुनिया में 2 टाइप की कंपनीज होती है, एक सस्ता करके लोगों को अट्रैक्ट करती है, और दूसरे जो सस्ता करके नहीं, कुछ अलग देके अट्रैक्ट करती है। अब जैसे 1 डे बिफोर रिवीजन, ये मेरा डिफरेंशिएशन है कि कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं, बट इट इज समथिंग विच इज टोटली डिफरेंट, विच नोबडी हैज एवर डन अबाउट इट। ये कोई करता ही नहीं है। आई एम द एक्सक्लूसिव फैकल्टी ऑल ओवर इंडिया, इतनी जगह पे चल रहा है, कोई और लोग इतनी फ्रेंचाइजी भी नहीं है और ना कोई लेक्चर। ये डिफरेंशिएशन है, आपके सामने रियल लाइफ चल रहा है। ये लेक्चर ही डिफरेंशिएशन है, मेरी कलर बुक डिफरेंशिएशन है, मैं रिवाइज कराता हूं, वो डिफरेंशिएशन है।
तो ये अगर डिफरेंशिएशन ही मेरे क्लास से मैं निकाल दूंगा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लोग दूंगा, तो फिर आप मेरे पास क्यों आएंगे? इसलिए मैंने अपनी क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट को कुछ ऐसी चीजें बनाई जो और कोई नहीं दे रहा. यू आर नॉट बिकमिंग माई स्टूडेंट बिकॉज आई एम चार्जिंग लेसर अमाउंट. यू आर नॉट बिकमिंग, यू आई विल रिपीट माई सेंटेंस, मैंने गलत बोला क्या? यू आर नॉट बिकमिंग माई स्टूडेंट क्योंकि मैं सस्ते में दे रहा हूं, इसीलिए आप मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे. यू आर ज्वाइनिंग माई क्लासेस बिकॉज देयर इज समथिंग डिफरेंट. एवरीबॉडी, तो ये क्लास डिफरेंशिएशन है कि कॉस्ट है? अरे बोलो ना, डिफरेंशिएशन है. बताओ बच्चों, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में जवाब देंगे. अब नाइकी क्या? नाइकी. डिफरेंशिएशन. आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, कोई भी प्रोडक्ट में, जैसे रेबैन का गॉगल है या फिर रोलेक्स है, तो कोई भी ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कुछ विशेष होता है एंड यू आर स्टिल बाइंग इट, हालांकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, फिर भी आप बाय करते हो, कॉस्ट होता है, डिफरेंशिएशन होता है. तो एक बात मैं पूछूं, चाइना फोन्स क्या है? यू आर बाइंग ओप्पो नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, ओनली बिकॉज ऑफ कास्ट. आर यू देयर गाइस? मतलब ऐसा नहीं कि ओप्पो का धंधा नहीं चल रहा और ऐसा नहीं कि एप्पल का नहीं चल रहा, दोनों का भी चलेगा. डिपेंड करता है कि टारगेट कस्टमर की इच्छा क्या है. अगर भारत में लोग प्राइस सेंसिटिव ज्यादा होंगे तो ओप्पो ज्यादा चलेगा. तो मतलब प्राइस सेंसिटिव है तो कॉस्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. और प्राइस इनसेंसिटिव है तो, अरे बोल दो ना जरा, बताओ, ओप्पो और एप्पल की बात करेंगे या एप्पल और चाइना फोन की बात करेंगे, तो किसका ब्रांड वैल्यू ज्यादा होगा? डिफरेंशिएशन का है, कॉस्ट का. किसके लॉयल कस्टमर ज्यादा बनेंगे? किसके कॉम्पिटिटर्स जल्दी पैदा नहीं होंगे? क्योंकि डिफरेंशिएशन इंसान में तभी आ सकता है जब उसके दिमाग में आइडियाज होती है. डिफरेंशिएशन मेरी इच्छा और डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा पैसे की बुनियाद पर. इस दुनिया में पैसे वाले लोग बहुत है, पर फिर भी डिफरेंस क्रिएट करते. मतलब रिलायंस के पास इतना पैसा है जो एप्पल से भी ज्यादा है. आगे बोलो ना. तो रिलायंस चाहेगा तो एप्पल जैसे फोन लाएगा क्या चाइना जैसे लाएगा? क्यों एप्पल जैसे क्यों नहीं? एप्पल जैसे लाने के लिए पैसे की बात नहीं है. वैसे टेक्निकल आपके पास में लोग होना चाहिए जो एक्सपर्टीज रखते हैं. इतना ही बोलना चाहूंगा, कहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रांग होना चाहिए. कॉस्ट में डिफरेंशिएशन. अरे बोल दो यार, खत्म हो रहा है क्वेश्चन. अगला सवाल ये आपके सामने दोस्तों, बेस्ट कॉस्ट. ओ माय गॉड, सस्ते बेचने के दो तरीके हैं. एक तो उतनी ही क्वांटिटी में बेचो पर डिस्काउंट मार के बेचो, और मतलब 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बेचो, तो ये भी एक तरीका होता है. या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते हैं, पर मेरे 100 ग्राम आ रहा था, अब 150 ग्राम है. जैसे पानी की बोतल आती, अब 1 लीटर पानी नहीं, आपको मिलेगा 1.5 लीटर पानी उतने ही दाम में. तो अब भी तो सस्ता ही हो गया ना. तो सस्ता करने के दो तरीके होते हैं, समझ गया? पर इस क्वेश्चन का नाम देख लीजिए, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी. बेस्ट कॉस्ट, याद रखना, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर के दो स्ट्रेटेजी होते हैं. एक तो उतनी ही चीज सस्ते में, या फिर उतनी ही कॉस्ट में ज्यादा फीचर्स, ज्यादा वॉल्यूम, ऐसे. अगला सवाल दोस्तों, ग्रैंड स्ट्रेटेजी ये रही आपके सामने. ग्रेट ग्रैंड स्ट्रेटेजी आपके सामने ये रही. अब दोस्तों यही वो क्वेश्चन है. कई लोगों ने बोला सर ये जो है जीजे, जेनेरिक स्ट्रेटेजी, वो वही है. जीजे जो है ना, जीजे ये वही है. तो जीजे का आंसर और ग्रैंड स्ट्रेटेजी का आंसर सेम ही है. अगर एग्जामिनेशन में जीजे भी, अरे ये नाम जीजे, तो अगर वो जीजे भी पूछेंगे तभी वही आंसर है, और ग्रैंड स्ट्रेटेजी भी पूछेंगे तो वही आंसर है. समझ में लगे? अब दुनिया में ग्रैंड स्ट्रेटेजी 4 टाइप की, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट. को स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन बताओ, मैं कुछ भी कर जाऊंगा. अरे कर लो, दुनिया मुट्ठी में. अरे मैं रिलायंस हूं, अरे मैं टाटा हूं, अरे मैं बाबा रामदेव हूं, अरे मैं झंडूबाम हूं. स्टेबिलिटी. मैं बाटा हूं, मैं ओएनजीसी हूं, मैं सेल हूं, मैं भेल हूं. देखो सेल भेल क्या है कि इन्होंने इतना प्रोग्रेस किया ना, अब उनके उसमें एक्सपेंशन का स्कोप ही नहीं है. जैसे सेल भेल ओएनजीसी जो है ना, अभी एक्सपेंशन मोड में नहीं है. उन्होंने जितना किया ना वही संभल रहा नहीं उनसे. कभी कभी एक्सपेंशन क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑलरेडी जिस जगह पर पहुंचे हैं, अब एक्सपेंशन का स्कोप है, तो वो दे विल गो फॉर स्टेबिलिटी. पर जहां पे जैसे बाबा रामदेव, स्टेबिलिटी के एक्सपेंशन. क्यों? हर 2-4 दिन में बाबा एक नया प्रोडक्ट लाते. अभी हाल ही में बाबा ने मैगी लॉन्च की, फिर बाबा का प्रोटीन बार आता है एक, अभी ये लॉन्च हुआ. बाबा का वो भी आता है, क्या था? अरे बाबा के 850 प्रोडक्ट है. तो बाबा एक्सपेंशन में कि स्टेबिलिटी में?
बताओ बच्चों, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में कहां पे ज्यादा पैसे लगेंगे? कौन सा रिस्की ज्यादा है? कौन सा पॉपुलर है? कहां पे आपकी सोच कॉन्जर्वेटिव है? कहां पे आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो? कहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगी? एक्सपेंशन. यू नीड टू रीडिफाइन द बिजनेस. एक्सपेंशन. चिल्ला कर बोलो, जोर से बोलो, यही चीजें आपको एग्जामिनेशन में याद आएगी. बस अभी तक के जितना भी आपने पढ़ा है वो सब एक तरफ है और आज का रिवीजन एक तरफ, बिकॉज ये चीजें एग्जामिनेशन से बहुत नजदीक हो रही है. ये आप भूलने का स्कोप बहुत कम है. एक्सपेंशन के 3 बच्चे हैं. इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, इंटेंसिफिकेशन, मर्जर, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन. क्या आवाज है आपकी यार? मेरी आवाज है. वापस अंदर से बोलो. इंटेंसिफिकेशन, मर्जर, मर्जा नहीं बेटा, मर्जर. मर्जा मार डालो. मर्जा नहीं है भाई और बहनों. इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, नीरजा. भाई और बहनों, इंटेंसिफिकेशन में 3 बच्चे हो रहे हैं. आप सभी जानते हो तीनों का काम क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एक बच्चा है डाइवर्सिफिकेशन जो उसका अंकल बन गया बाजू में. आप बताओ बच्चों, ये एंसॉफ के 4 बच्चे थे, वैसे ही उधर से कॉपी पेस्ट हुए हैं. मार्केट पेनिट्रेशन मतलब क्या? धंधा वही, प्रोडक्ट धंधा भी वही, मतलब प्रोडक्ट भी वही, मार्केट भी वही, थोड़ा चेंज किया. जैसे एग्जांपल, पहले मेरे पास में पेप्सी जो थी वो आधा लीटर की थी, अब 1 लीटर की बॉटल लॉन्च कर रहा हूं, तो मेरा प्रोडक्ट भी वही है, मार्केट भी वही है. थोड़ा चेंज करने से है क्या? जैसे कि कैडबरी की बात कर रहा हूं. कैडबरी के छोटे छोटे कैडबरीज को आपने एक पैक बना के कैडबरी सेलिब्रेशन नाम का दिवाली गिफ्ट बनाया, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी खरीदे जो पहले छुट्टा कैडबरी नहीं परचेस करते थे. इसका मतलब प्रोडक्ट भी वही है, मार्केट भी वही है. यू आर टारगेटिंग व्हाट? यू आर अट्रैक्टिंग. कम ऑन बेबी. मोर कस्टमर. मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या? जैसे वॉलमार्ट इंडिया में है, ये मार्केट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट? एप्पल अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेचता है, मार्केट डेवलपमेंट. अब दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जब भी लक्स चालू की, लाइफबॉय चालू की, अब डव लॉन्च किया, मतलब प्रोडक्ट मार्केट वही है, प्रोडक्ट नया. जैसे एग्जांपल, होंडा की नई नई बाइक्स आती है इंडिया में, तो प्रोडक्ट नया होता है. अब बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की. इसमें 4 बच्चे. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. वंस अगेन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. मैं आपको डांस सिखाता हूं, देखो. आप करोगे तो? करोगे क्या? करो तो रिफ्रेश हो जाओगे. आपकी आंखों में जो नींद दिख रही क्योंकि रात की 12 बज रहे, आप आंखें खोलो और वैसे करो. देखो, बहुत सिंपल 4 स्टेप्स हैं. सपोज मैं आपका डांस का टीचर हो, सोचो, और एग्जामिनेशन में सोचो ऐसे ही करना है आपको. ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं ये गंदा है. रुको, देखो ये क्या है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लो. वापस से. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये ऐसा है. कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो मतलब ऊपर भेज दो उसको. ओके फाइन. एवरीबॉडी, अभी जो डांस नहीं करेगा कल मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे उसके. सोचो अगर डाइवर्सिफिकेशन, और ये डांस हमने सीखा था दिल्ली वाली बैच में. दिल्ली के स्टूडेंट इस समय मुझे देख रहे होते, बड़े खुश होंगे देख के. उनके बैच में ये डांस को इन्वेंट किया था हमने, मस्ती करने के लिए, कि चलो इस बहाने से डांस भी हो जाएगा. तो मेरे पास में उसका वीडियो भी है, मैं उसको डालना भूल गया था, पर अमेजिंग लगता है सारे लोग साथ में करते. तो एक बार सब साथ में करेंगे दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुछ नई चीज आएगी. बोलेंगे करेंगे, फेल हो जाता. हम बोलो जल्दी से. वर्चुअल में भी लोग करेंगे. एवरीबॉडी कम ऑन. हाँ, कम ऑन एवरीबॉडी. यस, वार्म अप. कम ऑन. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लो. वापस से एक बार आ रहा, खत्म हो रहा है, फिर बाद में कभी नहीं करना. पर दोस्तों, इस डांस के माध्यम से याद रहेगा. अब आपको इच्छा भी नहीं ना, शब्द नहीं याद है, पर एक्शन जरूर याद रहेगा. बोला एक बार फिर से. वर्टिकल, कॉन्ग्लो. ओके गाइस, बताएंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, कॉन्सेंट्रिक में और कॉन्ग्लो में क्या फर्क है. वर्टिकल में आपको, वर्टिकल में बैकवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है. अगर मैं दूध वाला, अमूल दूध वाला हूं और मैंने काउज और बफेलोज दी है, तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड. और अमूल ने अपने एटीएम लॉन्च किए, मतलब कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम, तो फॉरवर्ड होता है. हॉरिजॉन्टल में हम अपने जैसी ही कंपनी एक्वायर करते हैं. जैसे एग्जांपल,
अरे अपने जैसी कंपनी, आप एक्वायर बोल रहा हूं मैं, मर्जर की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि टाटा ने कोरस को एक्वायर किया है ना, मतलब अपनी जैसी कंपनी को एक्वायर करना, समझ में आ रहा है? जैसे कि सन फार्मा ने रैनबैक्सी को, मतलब अपने ही कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर लेना, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप। आगे बताइए, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या था? आप कुछ नई चीज ऐसी लॉन्च कर रहे हो जिसके संबंध पहले वाले प्रोडक्ट से, पहले वाले की टेक्नोलॉजी और पहले वाले के मार्केट से। एग्जांपल दे रहा हूं मैं पहले दूध बना रहा था, अब दूध बनाने के बाद में मैंने उस फैक्ट्री में, अब मैंने दही चालू किया, अब मैंने छाछ चालू किया, अब बटर, अब पनीर, अब आइसक्रीम, सब लॉन्च कर दिया। इसका मतलब मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया, एक नया नया प्रोडक्ट बनता गया। मैंने शुगर फैक्ट्री थी, शुगर से मोलासिस से मैंने पेपर भी बना दिए, फिर मैंने दारू भी बना दी, देसी दारू। इसका मतलब मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है। और कॉन्ग्लो मतलब क्या? मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जिज नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विद द अर्लियर वन। जैसे कि मैं पहले गोदरेज कंपनी था मैं, और मैं लॉक्स और लॉकर बना रहा था। अब मैंने पोल्ट्री फार्म चालू कर दिया, मतलब लॉक्स और पोल्ट्री में कोई लॉक ताला, और अब क्या? पोल्ट्री मतलब वो मुर्गी। तो देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल, कम ऑन। तो मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जिसका पहले वाले से कोई भी संबंध, तो क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्लो। आपको पता नहीं मर्जर में भी यही चार पॉइंट बताएंगे वापस से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक नहीं, कोजेनेरिक। वन सेकेंड, मजा नहीं आ रहा? आप जितना अधूरा करोगे उतने कम मार्क्स आएंगे। टोक लो, पूरा अंतर इच्छा से करो। ऐसे डांस में 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। हाँ बोलो जल्दी से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लो। दोस्तों, भाई और बहनों, आपको जवाब देना है। आपकी बार डाइवर्सिफिकेशन नहीं, यहां मर्जर आए। मर्जर मतलब मारुति सुजुकी। अब मारुति सुजुकी क्या है? 2 कंप्यूटर साथ में आगे काम कर रही है। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में बैकवर्ड, वर्टिकल में फॉरवर्ड। आंसर है, अगर मैं मैं बात कर रहा हूं डिज्नी चैनल की, और डिज्नी चैनल ने अपना ही जो कार्टून बनाने वाला, क्या था उसका नाम? पिक्सार उसको कार्टून बनाकर दिया, मतलब वो सारे वीडियोस बनाकर दे रहा था। तो मैं डिज्नी हूं, मैं टेलीकास्ट करता हूं, वो मुझे बना के दे रहा, तो मैं उधर गया ना, मतलब बैकवर्ड हुआ। अब सोचो उसके एंगल से पिक्सार क्या बोलेगा? मेरे लिए बैकवर्ड नहीं है, मैं तो टेलीकास्ट वाले से मर्ज हुआ हूं, डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसके लिए फॉरवर्ड हो गया। कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनेशन में पहले क्लियर कर लेना कि वो मर्जर पूछ रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन पूछ रहा है, बिकॉज दोनों के एग्जाम्पल सेम है क्या अलग है? हेडिंग सेम है, एग्जाम्पल तो पूरे अलग है ना। सेम कैसे होंगे? अवला है क्या? और एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम्पल जो लिखना है वो चलेगा, पर एग्जाम्पल ऐसे होना चाहिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हैं। आप अपने लोकल शहर के एग्जाम्पल घुसेड़ना मत, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, आपको एग्जाम्पल के मार्क्स तब मिलेंगे जब उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है। merely writing example directly in the examination without content, without text will not fetch you any mark. Try to understand, पहले कॉन्सेप्ट आपको शब्दों में लिखना होगा, नीचे उसके डायग्राम वगैरह और नीचे एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हो, बट यू कैन नॉट राइट ओनली एग्जाम्पल्स। कुछ लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल याद है, पर सबसे अच्छी बात क्या है, एसएम के सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पेजेस 95 से ज्यादा नहीं है, तो इट इज वेरी इजी टू रीड दोज 95 पेजेस एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, बिकॉज ये आईटी जैसे टेक्निकल शब्दों से बना नहीं, ये अपनी आम भारत की इंग्लिश लगती है। तो इसीलिए अगर आप इसमें भी ऐसी वाहियात इंग्लिश यूज करके आओगे तो आपको वो बोलेंगे भाई इतनी छपरी इंग्लिश तो आईटी में तो लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं एक्सेप्ट कर ले। अब एसएम में भी नहीं कर रहा है, और एसएम में कुछ लोग सिर्फ डायरेक्टली, आपको मालूम है आईटी से कम मार्क्स लोगों को एसएम में क्यों आते हैं, बिकॉज एसएम को लोग ग्रांटेड लेते हैं। लोग लगता है एसएम ही तो है, वो क्या है जब अकेले में पढ़ता है ना घर पे, उसको लगता है यार ये तो कितना ईजी है, वो ईजी वो क्या सोचता है, बिकॉज उसको लगता है ये वो जैसा समझ रहा है ना वैसा सब्जेक्ट है। पर एक्चुअली आप जब इस क्लास में बैठे हो तो जिस एग्जाम्पल को मैं डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत लार्ज स्केल के बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टेकिंग द सिंपल एग्जाम्पल जो आपकी किराना दुकान और इसके चित्र और जोशी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड एसएम यू हैव टू थिंक वेरी बिग, और उस एग्जाम्पल से आपको समझना होगा और तब लिखना होगा। समझ में आ रहा है? अपने मन से कुछ भी ठोक के मत आना। आपको अगर मैं बोलता हूं अगर आप फेल होंगे ना गलती से तो देख लेना आपके पेपर में एसएम का स्कोर कम होगा और आईटी का ज्यादा होगा। आईटी पढ़ते समय डर लगता है, मार्क्स अच्छे आते हैं, एसएम पढ़ते समय बहुत मजा आता है।
मार्क्स देंगे नहीं ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट सिंपल आपको लगता है, वो सिंपल है नहीं। ओके, अगला सवाल दोस्तों ये रहा, कोजेनेरिक की बात करेंगे। टीवी वाला और फ्रिज वाला दोनों साथ में बैठ के दुकान डाल रहे हैं। अरे तुम टीवी वाले, मैं फ्रिज वाला, दोनों का कस्टमर तो एक ही। कोई नया घर बनाएगा तो टीवी भी लेगा, फ्रिज भी लेगा। तो हमने दोनों ने जो कंपनी डाली है, जो मर्ज किया है, उसको बोलेंगे कोजेनेरिक। और कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर मतलब कि टाटा कंपनी ने टाटा स्काई एक अलग कंपनी है, टाटा अलग कंपनी है। टाटा ने आज तक डीटीएच में कुछ भी काम नहीं किया था, स्काई नाम की कंपनी से उन्होंने मर्ज किया। तो टाटा ने अब की बार ऐसी चीज से मर्ज किया है जिसमें टाटा का कोई भी कनेक्शन, टाटा के पहले प्रोडक्ट और स्काई में कोई भी ताल्लुकात, मतलब हम ऐसा मर्ज कर रहे हैं, बोलो कैसा, जिसका मेरे पहले वाले बिजनेस से कोई भी संबंध है। अगला सवाल दोस्तों, ओ माय गॉड, मरने के 3 स्टेप्स ये रहे आपके सामने, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। दोस्तों मरने का भी मजा अलग होता है। मरता है इंसान डायरेक्टली लिक्विडेशन में आके नहीं, पहले तो करेंगे टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, जब अशुभ संकेत दिखते हैं, जब मेरा टर्नओवर कम होता है, जब मेरा सेल्स कम होता है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, मेरे कॉम्पिटिटर्स की हवा ज्यादा होती है, मेरा डिमांड कम होता है, मेरा गुडविल कम होता है, मेरे एम्प्लॉइज फ्रॉड करते हैं, मेरा टॉप मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट करता है, ऐसे जब अशुभ संकेत दिखते हैं तो मैं कंपनी को बंद नहीं करता हूं, मैं टर्न अराउंड करता हूं। मतलब मैं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को, पॉलिसी को चेंज करके अपने आप को वापस से उभारने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल, नैनो का डिमांड कम, सेल्स कम, ये वो नैनो बंद नहीं हुए, नैनो ने अपने आप को रिडिफाइन किया, नए कलर्स लॉन्च किए, नया मशीन लाया, अब नैनो टर्न अराउंड में है। पर टर्न अराउंड करने के बाद में भी अगर कंपनी नहीं चलती, अभी भी अशुभ संकेत जारी है, तो अभी भी बंद नहीं होती। अभी हम लोग क्या करेंगे? डाइवेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस ने किया था। किंगफिशर एयरलाइंस ने जब सेल कम हुआ, जब डिमांड कम हुआ, तो उन्होंने पूरा एयरलाइन बंद नहीं किया, पहले सबसे पहले इंटरनेशनल एयरलाइन को बंद किया था। मतलब वो सारे यूनिट को बंद करते जो लॉस मेकिंग चल रहे हैं, तो उनको बंद किया। और जब उसके करने के बाद भी अगर कंपनी उभर कर सामने नहीं आती, तो एक ही रास्ता बचता है, द लास्ट रिसोर्ट, सुसाइड। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लिक्विडेशन। द कंपनी विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, कंपनी विल बी डेड, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। बट इट इज द लास्ट रिसोर्ट। बताएंगे मरने के 3 स्टेप्स। नंबर 1, टर्न अराउंड करेंगे, अरे डाइवेस्टमेंट करेंगे। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन गाइस? एक कंपनी अलग अलग टाइप के स्ट्रेटेजीज अलग अलग प्रोडक्ट के लिए यूज करती है। जैसे एग्जांपल, रिलायंस ने फुटप्रिंट, रिलायंस फुटप्रिंट आ रहा है कुछ, उसको बहुत एक्सपांड किया इंडिया में। और रिलायंस जो फ्रेश से बड़ा घाटा हो रहा था, उसको बंद कर दिया। तो रिलायंस फ्रेश को कम किया और फुटप्रिंट को बहुत बढ़ाया, तो फुटप्रिंट को एक्सपैंड किया और रिलायंस फ्रेश को रिट्रेंचमेंट किया। मतलब एक बच्चे को आगे भेजा, एक बच्चे को मार रहे, मतलब एक ही कंपनी हैविंग व्हाट? डिफरेंट स्ट्रेटजीज और डिफरेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। अगर सारे बच्चों को मैं एक्सपांड तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन नहीं। एक बच्चों को एक्सपांड कर रहा हूं, एक को मार रहा हूं, मतलब मैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज अलग अलग बच्चों के लिए यूज कर रहा हूं, जैसे उस बच्चे की इज्जत है। इसी के साथ में चैप्टर खत्म हो गया। सो गाइस, 2 चैप्टर्स आर ओवर। एवरीबॉडी आर देयर? एक बार इसको रिवाइज करते हैं। मैंने फिर से कहा था ये चैप्टर छोटा सा है और आपको मजा आएगा, पर इस चैप्टर का वेटेज चैप्टर 1 से भी ज्यादा है, बिकॉज ये चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें जो बड़ी खास है। दोस्तों फिर से एक बार ग्रैंड स्ट्रेटजीज को डेवलप वापस रिवाइज करते हैं। नंबर 1, स्टेबिलिटी करेंगे। स्टेबिलिटी है, एक्सपेंशन, रिटेंचमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? वन कंपनी हैविंग व्हाट? डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। मरने के 3 से बताएंगे। रिटेंचमेंट के नंबर 1, टर्न अराउंड करेंगे, टर्न अराउंड से भी काम नहीं चला, आप डाइवेस्टमेंट करेंगे और उससे भी काम नहीं चला दोस्तों, तो अब की बार करेंगे लिक्विडेशन। दोस्तों बताएंगे एक्सपेंशन के 3 बच्चे, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर। सुनो, इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे दोस्तों बताएंगे वही प्रोडक्ट उसी मार्केट में थोड़ा चेंज किया, मार्केट पेनिट्रेशन, और आप जवाब देंगे उसके बारे में। वॉलमार्ट इंडिया में है, बताओ वो क्या है? और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। डाइवर्सिफिकेशन के 4 बच्चे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। आप बताएंगे वर्टिकल के 2 बच्चे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। दोस्तों मैं अमूल दूध, मैंने सारी काउस और बफेलो को परचेस कर लिया बैकवर्ड, और मैंने अपने एटीएम, अमूल के एटीएम चालू की है, तो मैंने कर दिया फॉरवर्ड। दोस्तों मैंने अपने ही कॉम्पिटिटर को एक्वायर किया, मैं हूं टाटा, और मैंने कोरस को एक्वायर किया, दैट इज व्हाट? कम ऑन, हॉरिजॉन्टल। और बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक, मतलब मैं बनाता हूं दूध, और दूध वाली कंपनी जब छाछ दही बनाती है, जब आइसक्रीम, बटर, पनीर बनाने लगती है, उसका नाम हो जाता है कॉन्सेंट्रिक। और मैं अब की बार ऐसा कुछ काम करता हूं, which is not having any connection with my existing product, it's called as what? Diversification। एग्जाम्पल हिंदुस्तान, नहीं वो
गोदरेज ने पोल्ट्री को एक्वायर किया, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, आईटीसी ने होटल्स खुलाया। सुट्टा बेचने वाला आईटीसी, ब्रिस्टॉल बेचने वाला आईटीसी जो सुट्टा बेचता है, सिगरेट बेचता है, और अब उन्होंने होटल्स लॉन्च की, जबकि वास्तविक जीवन में दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। दोस्तों मर्जर के वापस से बच्चे बताएंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनेरिक। वर्टिकल के वापस से बैकवर्ड, फॉरवर्ड, और मैं डिज्नी और डिज्नी ने पिक्सार से किया तो बैकवर्ड, और पिक्सार ने जो डिज्नी के साथ किया वो फॉरवर्ड, और मैं हॉरिजॉन्टल कंपनी के साथ में मर्ज होता है, जैसे कि मारुति सुजुकी, और बताएंगे कोजेनेरिक टीवी वाला और फ्रिज वाला दोनों साथ में। और अब की बार करेंगे डाइवर्सिफिकेशन, मतलब मैं ऐसे कंपनी के साथ में मर्ज हो रहा भाई और बाना जिससे मेरा कोई कनेक्शन न, जैसे एग्जांपल टाटा स्काई। आपसे सवाल एक पूछेंगे दोस्तों, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में जाते हैं, कहां पे कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मैं बहुत पैसे लगाऊंगा, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर, मैं रिस्क लेना चाहता हूं, आई एम रेडी टू रीडिफाइन द बिजनेस। यह बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। मैं झंडूबाम हूं दोस्तों, मैं ओएनजीसी, मैं भेल, मैं सेल, मैं बाटा, और मैं रिलायंस में पतंजलि हूं दोस्तों। ये माइकल पोर्टर की जनरिक स्टडी दोस्तों, एक ब्रॉड होता है, एक नैरो बताएंगे आप मुझे बताएंगे मिंत्रा ने सिर्फ फैशन पे फोकस किया तो मिंत्रा आएगा फोकस में, और आएगा दूसरा एग्जांपल बताएंगे दोस्तों, वो वॉलमार्ट है, अमेजॉन है, ये ब्रॉड है या नैरो है, और बताएंगे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी फोकस, और बताएंगे पतंजलि शिशु केयर। आप बताएंगे बच्चों पतंजलि के प्रोडक्ट क्या है, ये ब्रॉड है या नैरो है? ब्रॉड, बिकॉज पतंजलि गॉट ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आप बताएंगे ब्रॉड के दो बच्चे, कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन बताओ। आपने महंगा बेच के पर अच्छा देके अट्रैक्ट किया, और मैं सस्ता बेच के अट्रैक्ट करता। दोस्तों मैं चाइना हूं, अरे मैं एप्पल हूं, अरे किसका ब्रांड वैल्यू बनेगा, किसका कॉम्पिटिटर नहीं बनेगा? डिफरेंशिएशन, किसका प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा होगा, किसकी गुडविल बढ़ेगी। कॉस्ट को कम करने के दो तरीके, एक तो उसी कॉस्ट में ज्यादा क्वांटिटी दो, या फिर कॉस्ट ही कम दो। अगला सवाल दोस्तों, ये आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के 5 स्टेप्स दोस्तों बताएंगे कौन से। पहले बनाएंगे विजन, और विजन को पाने के लिए बनाएंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऐसे अच्छी होने की स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होगी, और बाद में चेक करेंगे कि स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है कि ना। टॉप डाउन और बॉटम अप में दुनिया में 2 अप्रोच है। मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, आप सबने फॉलो करी, टॉप टू बॉटम आप सब फॉलो करते हो। देखो इंडिया में मेरी क्लासेस का बॉटम अप चलता है, बिकॉज सब लोग अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं, मैं सिर्फ अप्रूव करता हूं। आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, आई एम जस्ट अ कैटलिस्ट, मैं सिर्फ उनको फैसिलिटी देता हूं, वो स्ट्रेटेजी अपनी खुद बनाते हैं, मतलब बॉटम अप। ओके दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हो रहा है।